बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो ज़िंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ टकराने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। लाशों का काम है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोगों को। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जो आपकी मंजिल पर काम करता है। विद्यार्थियों, भले ही हर कोशिश में सफलता न मिल पाए, लेकिन हर सफलता का राज, हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। किस्मत और मेहनत में बस एक ही फ़र्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत हमको वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। यदि आज भी अपनी वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हो तो जीवन में जोखिम उठाना शुरू कर दीजिए। और आइए, जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए, और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आप में से कोई पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक समय समय पर अवश्य पहुंचती रहेंगी। आज का प्रकरण आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी भाषा, लिपि इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के बेहद महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। आप देख पा रहे हैं यूपी टीजीटी में क्वेश्चन 2001-2010 में पूछा गया है। तो इसमें जो गलत है वो आप सभी लोगों को बताना है। तो आप जान पा रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा कौन सा इसमें गलत है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो उत्तर आपका राइट माना जाएगा। यही बात क्या है? गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति यानी किसी की बपौती नहीं है। और सही क्या क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, ठीक बात है, परिवर्तित होती रहती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ठीक बात है, समाज में लोग सीखते हैं। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टकसाली भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। किसको कहते हैं टकसाली भाषा? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी क्या है? परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1946 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कोई नहीं। कौन थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, यानी आचार्य नरेंद्र देव, तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। क्या तात्पर्य है अवहट्ट भाषा से? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, ग्रामीण अपभ्रंश, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभागर यानी उपभाग वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कौन सा है आपका सही जवाब? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, यानी कि पश्चिमी हिंदी, तो राइट जवाब होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। कौन सी है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक और प्रमुख बोली? तो
तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, ब्रजभाषा, तो राइट आंसर होगा। यही पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। यानी छत्तीसगढ़ी बोली ये किस भाषा वर्ग में आती है? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, क्या है ब्रजभाषा? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, पश्चिमी हिंदी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात पश्चिमी हिंदी की बोली है आपकी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, पूर्वी हिंदी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक धुन के लिए एक संकेत होना। कौन सी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक धुन के लिए एक संकेत होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। आल्पीन और गमला ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, पुर्तगाली भाषा, तो राइट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, हिंदी की शाह ध्वनि है। देखते हैं, मूर्धन्य, तालव्य, दंते, ओष्ठ। शाह ध्वनि जो है हिंदी की, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, यानी कि तालव्य ध्वनि, तो राइट जवाब माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। कौन नहीं है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, बघेली, तो राइट माना जाएगा, क्योंकि बघेली ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। कौन सा इसमें सही है युग्म? तो आपका जवाब विकल्प ए होगा, तो बिल्कुल ठीक सही उत्तर आपका होगा। यानी पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली या कौरवी, और बाकी ये तीनों विकल्प सरासर गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। कौन नहीं है इसमें बिहारी हिंदी का रूप? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ गया है विद्यार्थियों, विकल्प बी, अवधी, तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। किसमें आती है मेवाती? तो ये राजस्थानी हिंदी की बोली है, यानी विकल्प बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, यानी गुजरात, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। क्या है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है आपका? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी गोधूम क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, मर्म, प्रलाप। कौन है इनमें से आपका तद्भव शब्द? तो जवाब आपका विकल्प बी आ रहा है, यानी कि मुँह। तो राइट आंसर होगा मुँह। क्या है ये? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है आंसू शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार का शब्द है आंसू? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तद्भव। तो राइट आंसर माना जाएगा। और इसका तत्सम जो है अस्त्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। इनमें से तत्सम कौन सा है आप सभी को बताना है। तो आपका उत्तर विकल्प ए है, अंधकार। तो राइट होगा। ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, ब्राह्मी लिपि। तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। आपको बताना है कैंची किस भाषा का शब्द है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है। तो राइट माना जाएगा, अर्थात कैंची ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। कौन सा है इनमें से यौगिक शब्द? तो आपका इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है कौन सा सही जवाब होगा? विकल्प बी, यानी क्या है? परोपकार। ये आपका यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ठा, जा, का, ता। कौन सी इनमें से ध्वनि है अघोष और अल्प प्राण? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी का और ता। ये क्या है? अघोष और अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। आपका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, यानी कि सुनीत कुमार चटर्जी जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी गिरी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी जत्ती। तो किसने अध्यक्षता की थी 1953 में लिपि सुधार समिति परिषद की बैठक की? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी। तो ठीक होगा, यानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। यानी पंकज ये आपका किस प्रकार का शब्द है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है। तो ठीक होगा, यानी कि ये योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द। कैसा है ये अजायब घर शब्द? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, क्योंकि अजायब घर ये दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बना है, उसे ही संकर शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी। तो राइट माना जाएगा, यानी भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, यारा, चा, जा, टा, अड़ा। कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? आपको इसका उत्तर पता है।
आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अर्थात का और खा ये क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ से बोली जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। कौन सा है आपका सही जवाब? तो आप लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात बिहार की राजधानी पटना ये मगही बोली के क्षेत्र में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात इसकी 5 उप बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बनाफरी किसकी उप बोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। किसकी यानी बनाफरी किसकी उपबोली है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, बुंदेली की उपबोली है बनाफरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची, ब्राचड़, मगही, सौरसेनी। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, ब्राचड़ से है संबंध सिंधी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपी, काकेसी, पापुई। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, भारोपी परिवार। आपका जवाब आ रहा है तो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो आप सभी का जवाब होगा विकल्प ए, पश्चिमी हिंदी। तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प ए, जूता तो ठीक होगा। जूता कैसा शब्द है? यह देशज शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है, दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक और कोई नहीं। तो दशानन आपका ये किस प्रकार का शब्द है? आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी, योग रूढ़। तो राइट माना जाएगा। यानी दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा, ढ़ा। कौन सी इसमें से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, यानी कि झा। ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? का, खा, घा, धा। इनमें से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो आप लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प ए, यानी कि का। ये क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है 11 स्वर। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। किस प्रकार की लिपि है देवनागरी लिपि? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी,
तो ठीक होगा, यानी ये कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णनात्मक लिपि है, इसमें शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा आपका सही जवाब? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी क्या है? यही सत्य नहीं है। और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई, ये भी सही है। इसमें शिरो रेखा का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर कौन सा इसमें सही माना जाएगा? विकल्प सी, यानी बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। यानी किस ध्वनि में महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ गया विद्यार्थियों विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? हय, अश्व, घोड़ा, तुरंग। कौन घोटक का तद्भव रूप होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा। यानी घोटक का तद्भव रूप क्या बनेगा? घोड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है? या, मा, रा, ला। कौन सा है इनमें से अर्ध स्वर? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, यानी कि या, तो राइट होगा। ये क्या है? अर्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। भाषा की सार्थक और लघुत्तम दो बातें पूछ रहा है, कौन सी इकाई है इनमें से? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी शब्द क्या है? ये सार्थक भी है और लघुत्तम इकाई भी है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो इसमें कौन सा यानी सत्य नहीं है? वो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यही सही नहीं है। अर्थात संस्कृत की तरह हिंदी में 2 लिंग नहीं होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक है। और ये चौथा विकल्प आपका गलत है, क्योंकि संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं, उसमें नपुंसक लिंग भी गिना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। कौन सा नहीं है इनमें से ब्रजभाषा का क्षेत्र? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा। यानी ये सरगुजा क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। और धौलपुर, मथुरा, आगरा ये सब ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी। ब्रजभाषा का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, शौरसेनी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आप सभी को बताना है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, चा, टा,
औ। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ध्वनि इसमें संयुक्त व्यंजन है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा विकल्प ए क्या, तो राइट आंसर माना जाएगा यही क्या क्या है, संयुक्त ध्वनि वाला व्यंजन है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के ऊपर आधारित था। और ऐसे प्रश्न थे जो आपकी सभी परीक्षाओं में, आप किसी भी प्रकार का कोई भी भारत का एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पर ये सारे सामान्य हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाने वाले हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्र, घर परिवार, दोस्त सभी को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है, यही आपके प्यार से हमको ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को अनवरत रूप से लगातार समय निकाल कर कक्षाएँ दे पाते हैं। और मिलेंगे हम आप सभी लोगों को अगले सेशन में। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।